क्लास था उसमें शब्द 3 प्रकार के होते हैं, उसके अर्थ 3 प्रकार के होते हैं और उसकी शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। मैंने समझा दिया था और अंत में मैंने एक उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को समाप्त किया था। ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? उस वाक्य को मैं फिर से दोहराता हूं। सुबह के 8 बज गए। इस छोटे वाक्य को समझाने के लिए या इस वाक्य में शब्द की कौन सी शक्ति है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए इस वाक्य से किस तरह की शक्ति की पहचान हो रही है। एक व्यक्ति होता है, जैसे यहाँ पर 4 प्रकार के लोग हैं। एक है पहरेदारी, पहरेदार, सिक्योरिटी, वॉचमैन। वॉचमैन के लिए सुबह के 8 बज गए, ये दूसरा अर्थ निकलता है उसके लिए। और एक और है, एक ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी रोज अपने घर से ठीक 8 बजे घड़ी को देखकर 8 बजे वो अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। और तीसरा जो व्यक्ति है, गृहिणी, जो घर में काम करने वाली एक स्त्री, या आपकी माँ हो सकती है या तो मेरी पत्नी हो सकती है। घर में, हर घर में घर की गृहिणी, घर की स्त्री, एक महिला, उसके लिए भी 8 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चौथा जो है एक पुजारी। पुजारी भी 8 बजे को देखकर ठीक रोज सुबह है सवेरे 8 बजे के समय पर मंदिर की ओर वो दौड़ता है पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के लोग, एक तो वॉचमैन है, दूसरा है एक ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, तीसरा जो है एक महिला है, वो अपने घर में काम करती है, और चौथा जो व्यक्ति है एक पुजारी है, वो रोज मंदिर की ओर दौड़ता है। तो इसका तात्पर्य यह है 8 बजे, सुबह के 8 बज गए, इस वाक्य के अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ देता है। और अपने अपने समय के अनुसार अपनी अपनी घड़ी में समय को देखकर काम पर लग जाते हैं। ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ 4 ಜನರಿಗೆ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ, ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, काव्यशास्त्रದಲ್ಲಿ, भारतीय काव्यशास्त्र में या तो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, शब्द को अपना ही एक अलग अर्थ होता है और शब्द की अलग अपनी पहचान होती है और शब्द की अलग अपनी शक्ति होती है। इसके संबंध में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। हर शब्द के लिए एक अर्थ होता है और एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ भी होते हैं और एक ही शब्द को अलग 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 नामों से जाना जाता है, उसको पर्याय शब्द कहा जाता है। इसके लिए मैंने कल उदाहरण दिया था, कनक। कनक एक शब्द है, लेकिन इसके 2 अर्थ हैं। एक सोना है, कनक शब्द का एक अर्थ होता है सोना, और कनक शब्द का दूसरा जो अर्थ होता है क्या है? धतूरा। धतूरा, धतूरी गिड़ा, उसको क्या कहते हैं आप समझती हैं? कल मैंने बता दिया, ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅಂತ। ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ। आकाश, आकाश के लिए गगन कहा जाता है, अंबर कहा जाता है, और सूरज के लिए दिनकर कहा जाता है, भास्कर कहा जाता है, नदी के लिए सरिता कहा जाता है, और पानी के लिए जल कहा जाता है। तो इस तरह से हर शब्द
के लिए अलग अलग नाम होते हैं, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, उसकी अलग अलग शक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर सुबह के 8 बज गए ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ 4 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಹರೇದಾರ್, चौकीदार या तो वॉचमैन, वो क्या करता है, रात भर काम करता है किसी बिल्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, वो सिक्योरिटी के रूप में काम करता है। सुबह होते ही, सुबह 8 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती है। वो घड़ी देखते ही उसको पता चल जाता है कि 8 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है। तो वो अपनी घर की ओर चला जाता है। और यहाँ पर घर में काम करने वाली घर की स्त्री, गृहिणी, महिला 8 बजे के समय को देखकर वो समझने लगती है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे नाश्ता बनाना है, मुझे अपने बच्चों को तैयार करना है और उन्हें नाश्ता बना करके खिलाना है। इस तरह वो समझकर ठीक 8 बजे तैयार हो जाती है। वाक्य एक ही है, पहरेदार, चौकीदार, सिक्योरिटी, वॉचमैन। इस वाक्य को अपने ही अर्थ के अनुसार उसको समझने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर घर में रहने वाली महिला, गृहिणी भी अपने हिसाब से, अपने अर्थ के अनुसार उस वाक्य से वो अर्थ निकाल रही है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो कर्मचारी है। कर्मचारी, ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी है, एम्प्लॉय। वो सवेरे अपनी घड़ी में देखता है, वो अपनी घड़ी में 8 बज जाता है, तो ठीक 8 बजे सब कुछ तैयारी करने के बाद ऑफिस की ओर बढ़ने लगता है। देखिए, इस कर्मचारी के लिए सवेरे के 8 बजे ये वाक्य उसको बहुत ही प्रमुख लगता है, क्योंकि ठीक 8 बजे उसको ऑफिस की ओर जाना होता है। इस ये वाक्य उस कर्मचारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्व वाक्य बन जाता है। और चौथा जो व्यक्ति है, पुजारी, मंदिर में भगवान की पूजा करने वाला पुजारी, वो अपने घर से निकलते समय अपनी घड़ी को देखता है, उस घड़ी में 8 बज जाता है, तो 8 बजते ही वो पुजारी मंदिर की ओर जाने लगता है। तो इस प्रकार ये चारों जो व्यक्ति, वाक्य तो एक ही है, एक ही वाक्य को 4 अलग अलग जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से उसको, उसके अर्थ को समझकर काम करने में लग जाते हैं। इದೇ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಇದೇ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು ಅಭಿಧಾ, ಲಕ್ಷಣ, ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ. ಅಭಿಧಾ ಶಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ, ವ್ಯಂಜನಾ ಶಕ್ತಿ, ಈ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾರ್ಥ, ವಾಚಾರ್ಥ, ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಅದಲ್ವಾ? वाचार्थ है, लक्षार्थ, व्यंग्यार्थ है। और अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। तो इस प्रकार शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति के अलग अलग आयाम, शब्द शक्ति के अलग अलग प्रकार और शब्द शक्ति का महत्व काव्यशास्त्र में किस प्रकार होता है, प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्रियों ने, प्राचीन भारतीय काव्य मीमांसकों ने इन पर बड़े विस्तार से जो अपनी व्याख्या दी है। और अंत में एक और जो उदाहरण जो बताया जा रहा है,
जोसेफ होशियार है, जोसेफ होशियार हैं। एक मैंने कल ये भी बताया था कि रामू शेर हैं। उसी तरह एक और जो वाक्य है यहाँ पर, जोसेफ होशियार है। ये अभिधा और लक्षणा शक्ति इस वाक्य में आप देख सकते हैं। एक ही छोटा वाक्य है ये लो, ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ, जोसेफ बुद्धिವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ। जोसेफ क्या है? होशियार है। तो इस वाक्य में अभिधा शक्ति भी है, लक्षणा शक्ति भी है। वाक्य का अर्थ और भावार्थ देखिए। यहाँ वाक्य साधारण है और इसका साधारण अर्थ है चूंकि यह वाक्य जोसेफ नामक व्यक्ति की विशेषता भी बताता है। ಹೌದಲ್ವಾ? ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ದಡ್ಡನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ होशियार ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। जोसेफ होशियार लड़का है, यही इसकी विशेषता है। यहाँ अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति भी है। इस शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति भी इसी में निहित है। रावण, एक और वाक्य है, रावण बलवान है, रावण बलिष्ठ व्यक्ति। यहाँ पर रावण की कौन सी विशेषता है? रावण की बलवान होने की विशेषता है। तो इस तरह के वाक्यों में लक्षणा और अभिधा दो प्रकार की शक्तियां इसमें मौजूद हैं, इसमें समाहित हैं। तो मैं समझता हूं इसके द्वारा ये शब्द शक्ति के विभिन्न प्रकार, शब्द के विभिन्न अर्थ, इस तरह के विषय के संबंध में हमने देखा है। मैं समझता हूं परीक्षा की दृष्टि से इतना काफी है, और चाहे तो ये 15 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है या तो शॉर्ट नोट्स के लिए ये प्रश्न आ सकता है। जैसे बताया गया है, देखिए यहाँ पर है जैसे चौपाई 5 into 5, एक एक शॉर्ट नोट्स के लिए 5-5 अंक हैं। तो जैसे चौपाई, रोला, बरवई, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, जिस तरह से पूछा गया है, शब्द शक्ति के संबंध में भी एक शॉर्ट नोट्स हो सकता है, या तो 15 मार्क्स के लिए भी प्रश्न आ सकता है। हाँ, तो वो देखा जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आप शब्द शक्ति के संबंध में प्रश्न हो तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर 15 मार्क्स काव्य शास्त्र पेपर जो है, पेपर 9th, इसका 15 मार्क्स जो है, एक मार्क्स का 15 क्वेश्चन जो है, उसके संबंध में देखा जाएगा। आप सभी जानती हैं, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है 2019 का क्वेश्चन पेपर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। मैंने रस के संबंध में, रसों के विवेचन करते समय रस के प्रकार के संबंध में मैंने बताते हुए बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति, रति यानी प्रेम, मोहब्बत। ये जो शब्द आपने सुना है, रति श्रृंगार रस की स्थायी भाव मानी गई है। तो परीक्षा में ये प्रश्न आता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव डैश है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप अगर पूरा करेंगे तो वहां पर रति शब्द लिखकर इस प्रश्न को आप पूरा करना है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भामा की रचना काव्यालंकार है, सही या गलत? ये नहीं है, भामा की रचना काव्यालंकार है, सही नहीं है, गलत है। समझ रही ना?
श्रृंगार रस को डैश भी कहते हैं, श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, रसराज, रसराज यानी सभी रसों का राजा। तो तीसरा मेरा जो क्वेश्चन था, श्रृंगार रस को डैश भी कहते हैं, ओके, रसराज। संचारी भाव कितने हैं? आंसर है इसका 33, 33, 33। संचारी भाव कितने हैं? संचारी भावों की संख्या 33 है, आपको याद रखना होगा। रस, रस कितने हैं? 9 है, लेकिन संचारी भावों की संख्या 33 है, 33। ओके। छंद, छंद की परिभाषा लिखिए। छंद की परिभाषा लिखने के लिए आपके पास मैंने मटेरियल दिया हूं, उसमें देखकर आपको इसकी परिभाषा लिखना है। छंद का मतलब होता है कविता, कविता वो मुक्तक रूप में हो, चौपाई के रूप में हो, छपाई के रूप में हो। छंद क्यों चाहिए, इसका तात्पर्य है छंद की परिभाषा लिखिए। गण संबंधी सूत्र को लिखिए। गण, यमता राजभान सलगम, एक सूत्र है ना, यगणा मगणा। तो गण संबंधी सूत्र, यमता राजभान सलगम, ये सूत्र परिभाषा लिखी है। क्या है? छंद की परिभाषा लिखी है ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು। छंद की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर इतना ही है, काव्यशास्त्र के अनुसार छंद की परिभाषा यही हो सकती है कि छंद कविता को लिखने के लिए, कविता की रचना के लिए जो नियम लागू किया जाता है उसको छंद कहा जाता है। छंद का अर्थ होता है नियम, नियम के अनुसार कविताओं की रचना करनी है। कविता, नियमों के अनुसार कविता की रचना करने के लिए छंद का पालन किया जाता है ना। आजकल आधुनिक युग में इस तरह का कोई कवि ऐसा नहीं है कि नियमों का पालन करते हुए कविता की रचना नहीं करता है। ये प्राचीन भारतीय काव्य संप्रदाय के अनुसार प्राचीन काल के सभी कवियों ने, जैसे कबीरदास हो, चाहे विद्यापति हो, चाहे बिहारी हो, उस तरह के प्राचीन काल के सभी कवियों ने कविता लिखने के लिए नियमों का पालन करते थे। हाँ, एक ही शब्द में कहना है तो आपको एक ही वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, तो कविताओं को लिखने के लिए जो नियमों का पालन करता है उसे छंद कहा जाता है। ओके। फिर गण संबंधी सूत्र को लिखिए। गण सूत्र मैंने बता दिया था, यमता राजभान सलगम, उसमें सभी गणों का, यगणा मगणा तगणा, वो 8 प्रकार के गणों का उल्लेख वहां पर जो किया जाता है। यति का मतलब क्या है? अब देखिए, यति ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ रुकावट ಅಂತ। यति का मतलब क्या है? यति का अर्थ क्या है? यति का अर्थ होता है कविता लिखते समय या लिखी हुई कविता को गाते समय भाव लय ताल का पालन करना। अब गायकी है, संगीत जानती हैं, तो उनको पता चलता है कि यति क्या होती है। गाते समय कहाँ रुकना है, कहाँ ऊंची आवाज में गाना है, कहाँ आवाज को धीमी करनी है। तो संक्षेप में बताना है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यति का मतलब क्या है? गाते समय, कविता को गाते समय जो नियम का पालन किया जाता है उसे यति कहा जाता है। यति यानी रुकावट, रुकना, रुक के
हाँ, नॉन स्टॉप नहीं, रुक रुक के गीत को गाना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಂತನಾ? ಹಾ, ಪದ್ಯ ಓದೋದೇ ಬೇರೆ, ಗದ್ಯ ಓದೋದೇ ಬೇರೆ. ಗದ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪದ್ಯವನ್ನ ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪು, ಕಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಏರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯತಿ ಅಂತಾರೆ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. काव्यशास्त्र भाषा लिखी जाती है. ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं. दोहा उल्टा सरोटा है. दोहा उल्टा सरोटा है, सही या गलत? सही. सॉरी, ये गलत है. दोहा उल्टा सरोटा है. ಇದು ದೋಹ ಅನ್ನೋದು 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ. ಸರೋಟ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲತ್ है. दोहा उल्टा सरोटा है, सही या गलत ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಲತ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ओके, छंद के डैश भेद हैं, दो भेद. ओके, एक मात्रा छंद, अक्षर छंद ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೆಸರು. छंद के दो भेद हैं. हाँ, किन्हीं दो काव्य प्रयोजनों के नाम लिखिए. किन्हीं दो काव्य प्रयोजन. ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾವ್ಯ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಣವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು काव्य प्रयोजन के 2 उदाहरण क्या है? एक हमें यश प्राप्त कराता है, दूसरा धन प्राप्त कराता है. ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं. अलंकार की परिभाषा लिखिए. अलंकार की परिभाषा इतना ही है कि फिर से प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार काव्य में कविता लिखते समय या काव्य लिखते समय कवियों ने अलंकारों का प्रयोग इसलिए करते थे उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए. जिस तरह से काव्य में रस का प्रयोग करता है कवि, उसमें जान भरने के लिए. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ರಗರ ಇರ್ಲಿ, ಅವನು ಬೆಳ್ಳಗರ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ತಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸವನ್ನಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು, ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2-3 ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो मैं संक्षेप में मैं बता रहा हूं. प्राचीन काल में काव्य लिखते समय काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता था. यही अलंकार की परिभाषा है. अब देखिए, रस कितने हैं? रस 9 है. रस 9 है. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 2 ಅದೇನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ 15 ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 13 ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.